नए भारत का बजट। अब से ठीक 1 घंटे बाद देश का बजट 130 करोड़ भारतीयों की उम्मीदों का बजट पेश होने वाला है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और उनकी टीम ने अपनी पूरी तैयारियां कर ली हैं और ठीक सुबह 11 बजे वो संसद में बजट भाषण पढ़ना शुरू करेंगे। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का यह आखिरी पूर्ण बजट है। तमाम तरीके की तैयारियां और इस बीच हर भारतवासी को बहुत ज्यादा उम्मीदें कि वित्त मंत्री के बही खाते से आम आदमी के लिए इस बार के बजट में क्या कुछ निकल सकता है। बड़ी कवरेज हमारी लगातार जारी है। इस वक्त की अपडेट आपको बता दें, राष्ट्रपति भवन से निकल चुकी हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति से मंजूरी मिल चुकी है और देखिए यही वो बही खाता है जो इस वक्त आपको तस्वीर में दिख रहा है। जो पहली तस्वीर है ये वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का पेपरलेस बजट है। एक नई शुरुआत मोदी सरकार में की गई है। अब पेपरलेस बजट पेश किया जा रहा है। पहले आप तस्वीरें देखते थे संसद भवन परिसर में बजट की कॉपीज के बंडल पहुंचते थे, लेकिन अब वो तस्वीर बदल चुकी है। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं 11 बजे की, जो अब से कुछ देर बाद नजर आएगी। ये तस्वीर पिछले बजट भाषण की है। 11 बजे निर्मला सीतारमण लोकसभा में अपने बजट भाषण की शुरुआत करेंगे और उससे पहले जो प्रक्रिया होती है बजट भाषण की, उसकी झलक देखने को मिल रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की है वित्त मंत्री ने, मंजूरी ली है और औपचारिक मंजूरी के बाद अब राष्ट्रपति भवन से संसद भवन के लिए निकल चुकी हैं। संसद भवन में कैबिनेट की बैठक होगी अब से कुछ देर में और कैबिनेट की बैठक में बजट पर मोहर लगने के बाद ही 11 बजे बजट भाषण शुरू होगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, संसद भवन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहुंच चुकी हैं। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, संसद भवन पहुंच चुकी हैं निर्मला सीतारमण। एक बार फिर वो बजट पेश करेंगे और देखिए ये संसद की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पार्लियामेंट का गेट नंबर 1 जहां से वित्त मंत्री एंट्री करती हैं, यहां पर वित्त मंत्री पहुंची हुई हैं और देखिए ये वो तस्वीर है जो अब से थोड़ी देर में आपको कुछ ही सेकंड्स में दिखाई देगी, जब वो गेट नंबर 1 से पार्लियामेंट में अंदर एंट्री करेंगी और उसके बाद वो जो बही खाता उनके हाथ में है उस बही खाते की झलक दिखाएंगे। संसद भवन की तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें लोकसभा में उनके बजट भाषण से ठीक पहले की है। उनके साथ दोनों वित्त राज्य मंत्री भी नजर आ रहे हैं। हर बार के बजट भाषण की ही झलक एक बार फिर यहां पर देखने को मिल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ठीक 11 बजे संसद में लोकसभा में बजट भाषण की शुरुआत करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। लगातार न्यूज नेशन की बड़ी कवरेज जारी है। हर तस्वीर, हर अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं हम। साथ ही साथ आपको यह भी बताएंगे कि इस बजट भाषण में आपके लिए क्या कुछ है। हो सकता है कि जो शब्दावली होती है भाषण की वो आपको समझ में ना आए, लिहाजा हम एक सरल विश्लेषण आपको करके बताएंगे कि इस बजट का आपके लिए क्या कुछ मतलब होने जा रहा है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर संसद भवन की है, अब से कुछ देर पहले की है और ये माना जा रहा है कि देखिए इस जो संसद भवन की जो पुरानी इमारत है, इस पुरानी इमारत में भी ये पेश होने वाला आखिरी बजट है, क्योंकि इसके बाद जो नई इमारत होगी उसी में बजट पेश किया जाएगा। इससे पहले 2015, 16, 17, 18 के साथ साथ 20, 21 और 22 ये कुछ तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें 2014, 2019 भी है, जब लगातार मोदी सरकार की तरफ से बजट पेश किया गया है, चाहे वो पूर्ण बजट हो या फिर सरकार बनने के बाद का बजट या फिर चुनाव से पहले का बजट। ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों के साथ ये उम्मीद बनती है कि हर बार के बजट में आम आदमी के लिए कुछ ना कुछ तो होता रहा है, लेकिन इस बार क्या होगा। जो नौकरी पेशा लोग हैं उनके जहन में सवाल होगा कि क्या 2015 के बाद, जो इस वक्त आप पहली तस्वीर देख रहे हैं, अरुण जेटली ने वित्त मंत्री के तौर पर जो टैक्स स्लैब में बदलाव किया था, क्या 2015 के बाद अब 2023 की जो तस्वीर दर्शकों को देखने को मिलेगी उसमें भी टैक्स स्लैब में कोई बदलाव होगा? ये बड़ा सवाल होगा। सवाल किसानों का होगा, खेती किसानी से जुड़ा होगा। सवाल ये कि आने वाले वक्त में देश के अन्नदाताओं के लिए क्या कुछ और बड़े कदम सरकार उठाएगी। बड़ा सवाल उद्योग जगत के लिहाज से भी होगा। सवाल यही कि उद्योग जगत को कैसे रफ्तार मिल सके ताकि आने वाले वक्त में इंडस्ट्री बेहतर करे, कारोबार बेहतर करे और उसका असर सीधे सीधे रोजगार पर दिखे, देश की अर्थव्यवस्था पर पड़े। उम्मीदें सर्विस सेक्टर को भी होंगी, जहां से बहुत ज्यादा रोजगार निकलता आया है। सर्विस सेक्टर के लिए किस तरीके की स्कीम्स के साथ वित्त मंत्री सामने आ रही हैं और डिफेंस के जानकार उम्मीदें डिफेंस के मोर्चे पर भी लगा रहे होंगे कि क्या एक बार फिर रक्षा बजट में इजाफा होगा। ये तस्वीर देखिए इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बही खाते की तस्वीर साझा कर रही हैं मीडिया के साथ और इस तस्वीर के साथ ही अब से कुछ ही देर के बाद, कुछ ही मिनटों के बाद ठीक 11 बजे लोकसभा में
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का जो बजट भाषण है उसकी शुरुआत होगी वित्त मंत्री के साथ। दोनों वित्त राज्य मंत्री भी यहां पर आपको नजर आ रहे हैं और जो बजट की जो धारणा है वो किस तरीके से बदली है मोदी सरकार ने, उसकी झलक भी यहां पर देखने को मिल रही है। पेपरलेस बजट है, बजट का नाम यहां पर बही खाता है। ये जो हाथ में आप दस्तावेज देख रहे हैं, इस दस्तावेज को इस वक्त बही खाता कहा जाता है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ मनोज गैरोला सर हैं, आप एडिटर इन चीफ है न्यूज नेशन नेटवर्क के। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह जी भी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ तरुण गर्ग साहब हैं, आप टैक्स मामलों के जानकार हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ विजय चौक से मेरे सहयोगी धीरेन्द्र पुंडीर भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो हर तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन सबसे पहला सवाल मनोज सर आपसे, किस तरीके की उम्मीद आम भारतीय इस बजट से करे सर? देखिए, कोई एक बड़ी उम्मीद जो आपको नजर आती है कि ये तो हो जाएगा? देखिए, मेरे को लगता है कि मिडिल क्लास के लिए इसमें राहत मिलेगी और हो सकता है कि इसमें जो टैक्स स्लैब है, हो सकता है कि उसमें कुछ चेंजेस हों, क्योंकि आप देखिएगा कि 2014 के बाद उन टैक्स स्लैब्स में कोई चेंजेस नहीं हुए, जबकि इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा तब से बढ़ा है। और तो ये मेरे को लगता है, और अगर टैक्स स्लैब में चेंजेस होते हैं, मिडिल क्लास के हाथ में अगर डिस्पोजेबल इनकम आती है तो नेचुरली डिमांड बढ़ेगी, वो प्राइवेट कंजम्पशन बढ़ेगा। और इसके साथ साथ ही जो इकनॉमी में जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की जो कमी है, जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की हम बात कर रहे हैं कि वो उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए, मेरे ख्याल से वो सारी की सारी चीज़ें उससे मतलब वो उन चीज़ों को भी दूर करने में उससे हेल्प मिलेगी। आज हमारे सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है कि मिडिल क्लास और जो नीचे की जो क्लास है, तो उनके पास कैसे डिस्पोजेबल इनकम आए। एम्प्लॉयमेंट की भी हालत वहाँ कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट आज की डेट में सबसे बड़ा इशू है। तो इस इलेक्शन ईयर में मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए और मेरे को उम्मीद है कि कुछ ना कुछ जरूर होगा। बिल्कुल, हमारे साथ तरुण गर्ग साहब हैं, आप डायरेक्टर हैं डेलोइट इंडिया के। तरुण जी, मैं आपका भी रुख करूंगा, लेकिन हमारे साथ दो खास मेहमान और जुड़ चुके हैं। देश के जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर अरुण कुमार, जिनको इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, और हमारे साथ भारत सरकार में वित्त सचिव रह चुके अशोक झा साहब भी जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर अरुण कुमार सर, सबसे पहले आपसे, क्या कुछ उम्मीद वित्त मंत्री से आप कर रहे हैं सर? क्या कुछ ऐसा जो हो सकता है भारतवासी के लिए इस बजट में? देखिए, होने को बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन दो बड़ी समस्याएं हैं इस समय आम आदमी के सामने। एक तो बेरोजगारी की समस्या है और दूसरी जो इन्फ्लेशन का रेट है वो कम करने की समस्या है। क्योंकि इन्फ्लेशन जैसे जैसे बढ़ता है तो आम आदमी की जेब पे डाका पड़ता है, उनकी परचेजिंग पावर कम हो जाती है। हमारे यहाँ 94% लोग असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, तो असंगठित क्षेत्र का मतलब ही है कि जब दाम बढ़ते हैं तो उनकी तनख्वाह उस अनुपात में नहीं बढ़ती है, तो उसकी जो परचेजिंग पावर कम हो जाती है। और वहीं मैं कहूँगा कि जो हमारा असंगठित क्षेत्र वो बड़ी बुरी तरह से पिट रहा है पिछले 5-6 सालों में, तो उसमें जो कमी आई है उससे बेरोजगारी बढ़ी है। तो मेरा मानना है कि हमें पहले डिफाइन करना पड़ेगा मिडिल क्लास क्या होता है। जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि सिर्फ 15 मिलियन इफेक्टिव टैक्स पेयर हैं, तो ये तो जो अपर क्लासेस और रिच हैं, तो टैक्स स्लैब में कमी होने से मिडिल क्लास को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनके ऊपर तो जो इनडायरेक्ट टैक्स का असर होता है। वो जो 6 लाख के ऊपर जो होते हैं वही जो टैक्स देते हैं। और आपने देखा कि 7 करोड़ लोग जो टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, उनमें 4 करोड़ तो नील रिटर्न के करीब फाइल करते हैं। तो बेसिकली उनकी आमदनी 6 लाख रुपए से कम है। तो फायदा पहुंचाना है तो इनडायरेक्ट टैक्स में कमी करनी पड़ेगी, लेकिन वहां तो जीएसटी की काउंसिल करेगी। यहाँ पे सिर्फ एक्साइज ड्यूटी में कट हो सकता है, तो एक्साइज ड्यूटी में कट करना ज़रूरी है कि पेट्रोल और डीजल वगैरह पे जो है उसको कम किया जाए, जिससे इन्फ्लेशन रेट भी कम होगा, परचेजिंग पावर बढ़ेगी। ठीक है, तो ये कुछ अहम बातें जो प्रोफेसर अरुण कुमार सर को लगती हैं। तरुण जी, टैक्स में गुंजाइश हो सकती है क्या कुछ? देखिए, बिल्कुल, ये काफ़ी टाइम से मिडिल क्लास और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए एक विश लिस्ट के समान है, क्योंकि एज मेरे कलीग्स ने भी कहा, मनोज जी ने भी और अरुण जी ने भी, काफ़ी टाइम से, काफ़ी समय से कोई भी टैक्स स्लैब में बदलाव नहीं हुआ है। हालांकि उन्होंने 87A की रिलीफ तो कंटिन्यू रखी है, बट अभी तक 5 लाख तक की तो इनको कर ही देनी चाहिए, जो कि काफ़ी टाइम से विश लिस्ट है। और मैं मतलब एक और, क्या ये एक स्वार्थी, लालची, नौकरी पेशा आदमी बोल रहा है, या ये संभव हो सकता है, व्यवहारिक है? नहीं, ये बिल्कुल ही संभव है, क्योंकि मैं दूसरा भी आपको एक पहलू दिखाना चाहूंगा कि कल के अगर आप इकोनॉमिक सर्वे को भी देखें, उसमें क्या बात कही गई है कि ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू का लगभग 52%
जो है डायरेक्ट टैक्स से आता है। इसका मतलब क्या है कि नौकरी पेशा लोग करीब 26% तो वही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली अगर ये 5 लाख तक की कर दें और स्टैंडर्ड डिडक्शन में भी इंक्रीज 1 लाख रुपए से 50,000 से बढ़ा के 1 लाख तक कर दें तो ये एक काफ़ी राहत की खबर होगी। ठीक है एनके सर, मैं आपके पास भी आऊंगा। हमारे साथ एक और खास मेहमान वरिष्ठ पत्रकार हरवीर सिंह जी जुड़ चुके हैं, उनका भी रुख करेंगे। लेकिन अशोक झा सर, जिस तरीके की तस्वीर राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में कल पेश की, जिस तरीके की बातें आर्थिक सर्वेक्षण में कल बताई गई हैं, उसके बाद किस तरीके की उम्मीद आपको नजर आती है वित्त मंत्री से, और क्या कुछ चुनौतियां जो आपको दिखती हैं वित्त मंत्री के सामने? अशोक झा सर, चलिए हम कोशिश करेंगे अशोक सर से एक बार फिर संपर्क करने के लिए। लेकिन यही सवाल एनके सिंह सर आपसे, कुछ चुनौतियां भी आपको नजर आती हैं सर वित्त मंत्री से? देखिए, कभी कभी हमें जब एनालिसिस करते हैं तो हमें सरकार की साइड पे भी खड़े होके एक सम्यक व्यू लेना चाहिए। आप देखिए तो इकोनॉमिक सर्वे में और बाकी एनालिसिस में अगर आप देखें तो लगातार ये प्रेशर डाला गया है कि आप कैपेक्स बढ़ाएं, कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाएं, ताकि उसका प्रोडक्टिव चैनल में वो पैसा जाए और उससे जॉब क्रिएट हो वगैरह वगैरह। अब एक तरफ सरकार के पास ये डायलेमा है कि वो कितना इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, खास करके कहा गया कि इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ाएं। इंफ्रास्ट्रक्चर का गेन आपको 5 साल 10 साल बाद मिलता है। जैसे मान लीजिए कि आपने इरिगेशन में बढ़ाया तो इरिगेशन का गेन आपको टेल एंड तक पानी ले जाने में 15 साल लग जाते हैं, तो पॉलिटिकल गेन उसका नहीं होता है। यहाँ पे दबाव ये है कि साहब इनकम टैक्स में ही आप रिलैक्सेशन दीजिए। और ये बात सही बिल्कुल अरुण कुमार जी ने कही है कि जो इनडायरेक्ट टैक्स है उसमें जीएसटी अगर आप देते हैं और महंगाई बढ़ जाती है तो आपके जेब से बहुत कुछ निकल जाता है। आप खामखा इनकम टैक्स में पड़े हुए हैं। इनकम टैक्स सरकार को वैसे कुछ बहुत ज्यादा इस स्लैब में मिलता नहीं है, तो लिहाजा अगर 5 लाख कर दे तो सरकार को बहुत ज्यादा घाटा होने नहीं जा रहा है, तो इतना तो कर ही देना चाहिए। ठीक है, मतलब हम इस बात से खुश हो जाएंगे कि देखिए हमारे इनकम टैक्स में अब छूट मिल गई है। ये अलग बात है कि जीएसटी के जरिए सरकार का खजाना लगातार बढ़ता रहे, जो इस बार 1.5 लाख करोड़ के आसपास हुआ है। एक के बाद एक हर बार के आंकड़े इसी तरीके के सामने आ रहे हैं। अशोक झा सर से एक बार फिर संपर्क हो गया है। अशोक झा सर, आपसे यही समझना चाह रहा था, वित्त मंत्री के सामने कुछ चुनौतियां आपको नजर आती हैं आज जब वो अपना बजट भाषण अब से लगभग 1 घंटे बाद पढ़ेंगे? नहीं, मैं तो समझता हूँ कि काफ़ी चुनौतियाँ हैं। पहली चुनौतियाँ तो ये है कि अगले साल का ग्लोबल सिचुएशन उतना कंफर्टेबल नहीं रहेगा, क्योंकि काफ़ी देशों में वेस्टर्न वर्ल्ड में रिसेशन होने का संभावना है। तो और इससे हमारे एक्सपोर्ट्स पे भी असर होगा, एडवर्स इफेक्ट होगा। और दूसरी बात यह है कि अभी जो इंटरनेशनल सिचुएशन है, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, जो यूक्रेन वॉर के संबंध में, अब इस कारण से हम क्या उसका नतीजा होगा, बंद हो जाएगा कि एस्केलेट होगा, ये सारे सब अनसर्टेनिटीज़ हैं। तो और अगर वो एस्केलेट हुआ तो उससे फिर हमारा जो प्राइसेस हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के, उस पर उसका असर आएगा और वो भी फिर एडवर्स इफ़ेक्ट होगा। तो इसलिए मैं तो ये नहीं समझता हूँ कि जैसे कि इकोनॉमिक सर्वे में कल बताया गया कि अगले साल का जीडीपी ग्रोथ 6.5% प्लस होगा। मैं ये समझता हूँ कि ये असेसमेंट जो है वो काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक है। अशोक सर, माफ कीजिए, आपसे 2 चीजें और समझना चाहूंगा सर अपने दर्शकों की जानकारी के लिए। आपने कहा कि अगले साल दुनिया के कई देशों में महामंदी आ सकती है, ये एक वित्त मंत्री के सामने चुनौती होगी। कुछ लोग तर्क देते हैं कि देखिए साहब, दुनिया की महामंदी का असर भारत पर नहीं पड़ता है। 2008 में भी मंदी आई थी अमेरिका में, भारत में बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ा था उसका, हालांकि तमाम तरीके के कदम उठाए गए थे। दूसरी बात आपने कही कि रूस यूक्रेन युद्ध से आने वाले वक्त में तेल की कीमतों पर असर पड़ेगा। एक तर्क ये दिया जाता है कि सर इसका तो फायदा हो रहा है, रूस से तो कम दाम में हम तेल खरीद रहे हैं, युद्ध चलता रहे तो हमारे लिए अच्छी बात है। इन दोनों तर्क को ध्यान में रखते हुए सर आप किस तरीके से क्लैरिटी दर्शकों के लिए रखेंगे सर? नहीं, अब रूस से तो हम ऑयल खरीद रहे हैं कम दाम पे, ये तो सही है, लेकिन
इंटरनेशनल प्राइस ऑयल का $100 से ज़्यादा हो गया पर बैरल, और अभी तो खैर कम हो गया था, कुछ महीने पहले ज़्यादा था। अगर लेकिन वॉर एस्केलेट हुआ तो फिर वो $100 पर बैरल से ज़्यादा हो जाएगा। हमारे सारे कैलकुलेशंस जो हुए हैं वो $100 पर बैरल के हिसाब से हुए हैं। जी तो अगर इसमें बढ़ोतरी हो गई प्राइस में तो वो तो एडवर्स इफ़ेक्ट तो होगा ही। और दूसरी बात यह है कि इंटरनेशनल जो हाँ रिसेशन जिसके बारे में मैंने पहले जिक्र किया, तो इंटरनेशनल रिसेशन का तो बहुत ही ब्राइट चांस है अगर आप देखें सब जगह। और ये कहना कि हम डीकपल्ड हो गए हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, ये मैं नहीं समझता हूँ कि सही असेसमेंट है, क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट्स अभी जो है जीडीपी में एक्सपोर्ट्स करीब 25% के लगभग है। तो अगर ये 25% एक्सपोर्ट्स अफेक्ट होगा बिकॉज ऑफ रिसेशन ग्लोबली, तो ये जाहिर है कि वो इम्पैक्ट हमारा जीडीपी ग्रोथ पे भी होगा। तो और पिछले साल भी जब 2008 में जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, तो कुछ लोगों का मानना था कि हम डीकपल्ड हो गए हैं, हम हमारे देश में इसका कुछ असर नहीं होगा, लेकिन असर तो हुआ इसे, और काफ़ी ज़ोरदार असर हुआ। जी। तो ये डीकपलिंग थ्योरी मैं नहीं मानता हूँ। अशोक सर, एक चीज मैं आपसे और समझना चाहूंगा सर, जो बातें राष्ट्रपति ने और इकोनॉमिक सर्वे में भी कही गई हैं, वो ये कहा गया कि देखिए जो डोमेस्टिक हमारा कंजम्पशन है वो बढ़ चुका है, कोरोना की जो रिकवरी है वो हमने हासिल कर ली है, जो अर्बन एम्प्लॉयमेंट है वो हमारा बढ़ रहा है, आईएमएफ का जो प्रोजेक्शन है वो बता रहा है कि दुनिया की बाकी सारी अर्थव्यवस्थाओं से हम बेहतर करने जा रहे हैं। क्या ये जो कुछ फैक्टर्स हैं, जो इंडिकेटर्स हैं, ये वित्त मंत्री के लिए भी एक राहत नहीं होंगे सर आज? नहीं, ये सही है कि अभी तक हम जो हमारा परफॉर्मेंस हुआ है वो और देशों के मुकाबले में अच्छा हुआ है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि कोविड के वजह से जो हमारे देश में जो जीडीपी ग्रोथ का जो सिलसिला हुआ था 2 साल पहले, वो सबसे ख़राब उसका रिज़ल्ट था, क्योंकि हमारा जीडीपी ग्रोथ 2 साल पहले माइनस में चला गया था। तो अब वहाँ से अगर गड्ढा ज़्यादा डीप हो तो उससे निकलते ही तो हमें काफ़ी टाइम लग गया। ठीक है। तो लेकिन ये मैं मानता हूँ कि इस साल और अगले साल हम जीडीपी ग्रोथ भारत का सबसे ज़्यादा रहेगा और सब देशों के ठीक है। मुकाबले।